नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम पॉलिटी के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर हमारा होगा डीपीएसपी का और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को भी। तो इस हिसाब से हमारा जो पैटर्न चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी, देन पार्लियामेंट हो गया और भी स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, जहां से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है और क्वेश्चन में घुमाव भी ज्यादा होता है, चाहे मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स की बात करें। तो इस हिसाब से हम पैटर्न पकड़कर चल रहे हैं और साथ के साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से दे दिया जाए, ताकि इवन आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वहां से भी आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते चलिए दोस्तों के बीच, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी जिनको जरूरत हो वो हमारे लेक्चर को देखकर वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो जो हमारा डीपीएसपी है, इसको हम कहते हैं आम भाषा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपको दिया भी गया है राज्य के नीति निर्देशन, इसका हिंदी वर्जन है। क्या है ये? तो आप समझिए कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या करता है, आपको अधिकार देता है कि भाई राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार है, ये सब आपको फंडामेंटल राइट्स देती है ना। लेकिन एक खास बात ये है फंडामेंटल राइट्स में कि अगर इसका वायलेशन होता है तो फिर आप कोर्ट जाते हैं, जुडिशरी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो जो हमारा डीपीएसपी है, ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरह है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरह है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो वैसे स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि भाई स्टेट को ये करना चाहिए सिटीजन्स के लिए, स्टेट को राइट टू वर्क इंश्योर करना चाहिए, स्टेट को लाइवलीहुड देने का काम करना चाहिए, जो कि हम देखेंगे एक एक प्रोविजंस में ये सब बातें कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट करता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच, वो है इसकी इनफोर्सिबिलिटी। यानी कि डीपीएसपी का अगर स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करती है, उसके लिए कोई एडिक्वेट प्रोविजन नहीं करती है, कानून के माध्यम से नहीं लाती है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर ये नहीं बोल सकते कि देखिए सुप्रीम कोर्ट साहब, डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा रहा है, डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप इन्फोर्स करिए। ऐसे करके आप कंपल्सन नहीं लगा सकते स्टेट को। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नजर आती है कि रिकमेंडेशन जुडिशरी दे सकता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। कुछ कुछ राज्य इसको लाने का भी प्रयास कर रहे हैं और डीपीएसपी में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से, और बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट को भी हम देखेंगे आगे, इस पर चर्चा भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीपीएसपी है तो रिकमेंडरी, बट इसे इन्फोर्सेबल कानून के माध्यम से किया जा सकता है। और समय समय पर आप देखेंगे कि जो हमारा स्टेट है, यानी कि चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे आपका यूनियन गवर्नमेंट हो, तो डीपीएसपी के ही प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास वो करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे डीपीएसपी में एक प्रोविजन है आपका राइट टू वर्क का। तो आप देखेंगे कि जो मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या है, जो 100 डेज का वर्क गरीब लोगों को दिया जाता है, उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे डीपीएसपी से ही प्रभावित है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लीजिए आप, जो आपका जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रोविजंस किया गया था, उसके लिए भी स्कीम लाई गई थी। ओके,
उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो 73rd जो अमेंडमेंट है वो क्या है आपका, विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया। कहाँ से आ रहा है ये कहीं ना कहीं इधर से ही निकल कर आ रहा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन कि भाई स्टेट जो भी लॉज बनाते हैं ना, तो डीपीएसपी को केंद्र में रखते हैं कि हाँ भाई, जो संविधान निर्माताओं ने डायरेक्शन दिया है कि आपको इस दिशा में देश के भविष्य को लेकर जाना है, तो इस दिशा में चलिए। एक प्रकार से ये गाइडलाइन है, फ्रेमवर्क है, पाथवे है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फॉर द प्रेजेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सा मतलब ये हुआ। तो हमने आपको बेसिक पर्सपेक्टिव बताया और इसमें बहुत सारी क्लैरिटी वैसे हो गई होगी आपकी। उसके बाद चलते हैं कि थोड़ा सा प्रीलिम्स और मेंस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स में ना जो आपका प्रेम्बल है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात फंडामेंटल राइट्स, तीसरी बात फंडामेंटल ड्यूटी, चौथी बात फंडामेंटल मतलब डीपीएस। तो ये चार चीज है। तो चार चीज से आप देखेंगे जब आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, और आने वाले समय में इसका एनालिसिस करने ही वाले हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एकदम हर्ष और उल्लास के साथ हम वो टॉपिक लाने ही वाले हैं। तो यहाँ से हर साल एक एक क्वेश्चन इन सबो टॉपिक से ऑन एवरेज आता ही है। मतलब 4 नंबर तो आप ऐसे ही सिक्योर कर लेंगे। 4 नंबर नहीं, 2-2 नंबर का होता है ना क्वेश्चन, तो 8 नंबर आप ऐसे ही सिक्योर कर लेंगे। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटी, तो भाई इनमें ना बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड दिए गए। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इक्वलिटी दिया गया, अपॉर्चुनिटीज दिया गया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है। ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। और डायरेक्टली आप फंडामेंटल राइट्स को भी कोट कर सकते हैं। अगर कोई इश्यूज आती है, सोशल इश्यूज पर कुछ लिखना हो, कंक्लूजन निकालना हो, तो डायरेक्ट आप डीपीएस पे घुसेड़ दीजिए, फंडामेंटल राइट्स को डाल दीजिए। तो ऐसे करके लगेगा जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा आपको, कि हाँ भाई ये जानता है, इसके पास नॉलेज अच्छी खासी है। और उसके साथ साथ आपको कुछ मसाला भी अटैच करना होता है, जिसमें आप आर्टिकल्स को भी कोट कर सकते हैं। तो इसी को प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और मैं जो शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए डालता हूं, तो आप उसको देखिए, समझिए कि जो टॉपर्स हैं वो क्या क्या बातें बता रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या फिर मेंस की बात हो। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप भटकेंगे नहीं, एक दिशा आपका निर्धारित होगा, एक गाइडेंस आपकी सही दिशा में चलेगी। तो एग्जाम निकालना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बनता चला जाएगा, आंसर राइटिंग लिखना आसानी से, प्रेजेंटेशन करना आसानी से आ ही जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इतनी सारी बात हमने कर ली। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी के कार्यभार को और आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए जो आपका पार्ट 4 है संविधान का, वो डीपीएसपी की बात करता है। पार्ट 3 किसकी बात करता था, थोड़ा सा रिकॉल करके आप हमें बताएं। और जो पार्ट 4 है उसमें आप आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 को देखेंगे। तो ये पूरा जो डीपीएसपी के प्रोविजंस है ना, उसकी बात करता है। हालांकि इस पीडीएफ में 1 to 1 प्रोविजंस या आर्टिकल्स डिस्कस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए आर्टिकल्स मेंशन कर दिया है, तो आप अगर विजिबल हो तो आप इसे देख सकते हैं आराम से, स्थिर से पॉज करके, और पढ़ते चले तो ज्यादा सही रहेगा, सो दैट आपका प्रीलिम्स का भी तैयारी साथ के साथ होता चले। तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो ये है कि इसको कहाँ से लिया गया है, सोर्स कहाँ है, किससे प्रभावित होकर डीपीएसपी को लाया गया था, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता आ रहा है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है तो उसको बाद में लाया गया, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का करके, ठीक है। इसमें क्या था, ओरिजिनल संविधान से ये चलता आ रहा है, बट खास बात यह है कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, जो कि हम समय दर समय देखते रहते हैं। जितने भी स्कीम सब देखते हैं आप, गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सब कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही प्रभावित है, डीपीएसपी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का ही प्रयास करता है। तो इसलिए आप समझिए कि इसको हम क्यों
गाइडेंस की तरह देखते हैं कि भाई संविधान निर्माताओं ने इसे एक प्रकार से गाइडेंस के रूप में देकर रखा है कि जा और इसको ही इम्प्लीमेंट करिए, ताकि हमारा देश जो है वो काफी डायमेंशन में आगे बढ़ सके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ओके, सब में हार्मोनी स्टैब्लिश हो सके। तो क्या फीचर्स हैं या सिग्निफिकेंस है डीपीएसपी के? तो एक तो ये कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इम्प्लीमेंट या फिर लागू करने की बात ये करता ही है। और इसका एम भी है, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, तो वो वेलफेयर स्टेट का है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सोशियो प्रोविजंस देखते हैं या फिर इकोनॉमिक प्रोविजंस देखते हैं, लाइक प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, राइट टू वर्क, ये सब कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक के अंतर्गत भी आ जाता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, नॉन जस्टिसेबल है। तीसरी बात है डायरेक्टिव इन नेचर, यानी कि स्टेट को डायरेक्शन दिया जा रहा है, ये करिए, वो करिए, ये इम्प्लीमेंट करिए, वो करिए, ऐसे करके। उसके बाद देखिए सोशलिस्ट आइडियल पर भी आधारित है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सोशलिस्ट आइडियल नहीं कहेंगे, यहाँ पर आपको लिबरल थॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल थॉट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गांधीयन फिलोसफी का भी रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, जैसे विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात, कॉटेज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की बात, सब ये गांधीयन प्रिंसिपल से भी प्रभावित है। तो एक प्रकार से हम गांधी जी के जो फिलोसफी है ना, उसको भी डीपीएसपी के माध्यम से अपने देश में लागू करने का अच्छे से प्रयास करते हैं। ये हो गया फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, लाइक लॉन्ग टर्म विजन इंडियन गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, कि भाई आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए ब्रिजिंग द गैप, लाइक जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसने तो हमें पॉलिटिकल राइट्स दे रखा है, लेकिन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल आपको लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या बोला गया है, अपॉर्चुनिटीज की बात दी गई है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, या फिर मान के चलिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। तो आप देखेंगे कि जो मनरेगा है या फिर जो मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है, तो एक प्रकार से डिग्निफाइड लाइफ का ही एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, या फिर राइट टू लाइफ, कि भाई जब तक लाइवलीहुड नहीं मिलेगा गरीबों को तो वो जी कैसे पाएंगे, तो उनका जो राइट टू लाइफ वो प्रोटेक्टेड कैसे रहेगा, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। साथ के साथ देखिए जो कोर्ट्स हैं, यानी कि जो जुडिशरी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनको भी मदद करते हैं इन डिलीवरिंग द इफेक्टिव जस्टिस। यानी कि कभी कभी अगर जुडिशरी फंस जाते हैं किसी केस में और उनको पता नहीं चलता है कि भाई इस केस से कैसे निजात पाया जाए, या फिर इनकी और क्या ब्रॉडर डायमेंशन सोचा जा सके, तो डीपीएसपी का भी सहारा लिया जा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी सहारा लिया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं एक अलग मुद्दे पर, जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमने क्या देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीपीएसपी हेल्प करती हैं, लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जब स्टेट या पार्लियामेंट डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को कन्फ्लिक्ट में ला सकती है, यानी कि दोनों में टकराव आ सकता है। अब आप बताइए, एक सवाल तो यहाँ खड़ा होता है, भाई जब दोनों के बीच में टकराव आएगा तो किसकी विजय होगी, किसकी जीत होगी? तो थोड़ा सा सोचने वाला बात है। जब आप सोच सकते हैं, तो क्या इस बात को जुडिशियरी ने नहीं सोचा होगा? क्या जुडिशियरी के पास ये मैटर नहीं गया होगा? बिल्कुल गया होगा। तो ये ले जाता है हमको दूसरे टॉपिक की तरफ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, ये जो मैटर की शुरुआत है ना, लगभग लगभग 1951 से ही हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे भाई एक्सपर्ट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रेज करेंगे ही। और शुरुआत में आप समझिए कि हमारा देश मेनली सोशलिस्ट था, तो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को तो इम्प्लीमेंट किया ही जाता था। तो ऐसे में
कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी आ जाती थी कि भाई आप आर्टिकल 39B आर्टिकल 39C को लेट्स से इम्प्लीमेंट करते हैं डीपीएसपी के, तो कहीं ना कहीं वो जो है फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी को हार्म करता है। एक समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या डीपीएसपी सुपीरियर हो जाएगी ऐसे में, फंडामेंटल राइट्स इंफीरियर हो जाएगा? तो मैटर जरूर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो आप देखिए एक केस निकल कर आता है, चंपकम दोराईराजन केस 1951। तो शुरुआत में ना जुडिशियरी भी डीपीएसपी को सुपीरियर मानने में पक्ष में नहीं थी, वो फंडामेंटल राइट्स को ही सुपीरियर मानती थी, जो कि इस डिसीजन से भी आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट की रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज आर्टिकल 37 विच स्टेट दैट डीपीएसपी प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी मिली। द कोर्ट डिक्लेयर्ड that the chapter on fundamental rights is paramount and DPSP must be compatible and subordinate to the fundamental rights। एक बात यहाँ हो गई। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो डायनेमिक नेचर का है, वो इवॉल्व करते रहता है, उसी प्रकार से जुडिशरी की जो व्यू पॉइंट है, जो देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है, जैसे हम लोग की नजरिया है, वो उम्र के साथ बढ़ती है, फैलती हैं, तो चीजें क्लियर नजर आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो जुडिशरी है उनको भी डीपीएसपी देखने का नजरिया समय दर समय इवॉल्व हुआ है। 1951 में उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि भाई सब ऑर्डिनेट होगा फंडामेंटल राइट्स के। गोलकनाथ केस 1967, इसमें क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एवरेज्ड या डाइल्यूटेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 1951 के ही जजमेंट को दोबारा से रिपीट किया गया। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब आपका केशव नंदा भारती केस 1973 आता है, और मेरे ख्याल से आप केशव नंदा भारती केस के बारे में इतना बार सुन लिए होंगे कि आपको रटा गया होगा कि इसमें बताया क्या गया है। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यहीं से आया है आपको। तो जो केशव नंदा भारती केस है 1973 का, जिससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिला है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, संविधान के किसी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बट ये इंश्योर किया जाए कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फिलोसफी या कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हार्म ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे। अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो जुडिशरी हाथ खड़े करेगी और वैसे लॉज को, अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर देगी। यही था बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस जजमेंट में टीपीएसपी के बारे में क्या बोला गया था? तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर भी एक टैग लग गया, किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का। जी हाँ, ओके। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जजमेंट पलट गया। ओके, फिर एक और केस आएगा, मिनर्वा मिल केस 1980, और ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेंगे, और अगर डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कंफ्लिक्ट वाला, तो मिनर्वा मिल केस को कोट करना भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी है, दे आर लाइक व्हील ऑफ ए व्हीकल। जैसे गाड़ी है, दो पहिया है, तो भाई एक पहिया अगर खराब हो तो गाड़ी आगे चलेगा नहीं। तो एक आप फंडामेंटल राइट्स मान लीजिए, एक डीपीएसपी मान लीजिए। तो भाई अगर डीपीएसपी का ही पहिया खराब हो तो फंडामेंटल राइट्स भी सही से इन्फोर्स नहीं हो पाएंगी, और अगर फंडामेंटल राइट्स का पहिया खराब हो तो डीपीएसपी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए देयर शुड बी ए बैलेंस, और इस बैलेंस को एस्टेब्लिश करने की बात सुनिश्चित करी गई मिनर्वा मिल केस 1980 के तहत। इसमें साफ साफ बोला गया कि अगर हम एक अधिकार को प्रायोरिटी देते हैं टू द अनदर, विल डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड thus these two must be in balance with each other. They are like two wheels of the chariot in establishing the egalitarian social order। मतलब
किसी को हम सुपीरियर इंफीरियर नहीं बल्कि बैलेंस में लेकर चले, तभी जाके जो संविधान की मेन गोल है वो पूरी हो सकेगी, फुलफिल हो सकेगी। ओके, तो आफ्टर द मिनर्वा मिल केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द व्यू कि देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू एंड दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है, पूरक होती हैं। ठीक है, एक दूसरे को मदद करता है, दूसरा पहले को मदद करता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कंप्लीमेंट्री। आपने मैथ्स में कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जरूर सुना होगा। क्या है ये कंप्लीमेंट्री एंगल, थोड़ा सा आप हमें बताएं, थोड़ा सा मैथ्स का भी टेस्ट हो जाए वैसे में आपको। ओके, तो आप देख सकते हैं while fundamental rights prevail, DPSP can guide the legislation as long as they don't unreasonably restrict the fundamental rights। तो हालांकि इसमें आपको फाइनल कंक्लूजन का पॉइंट बोला नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे अपडेट भी किया था। तो अपडेट वाला जो चीज है मैं आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली है क्या। तो देखिए, जब ये बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड ही नहीं कर सकती, उस समय फाइट चल रहा था पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में कौन सुपीरियर है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया था कि भाई पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, और एक आर्टिकल लाया गया था। आप देखिए आर्टिकल 31C, जो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी, लाइक आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 19, 31। ठीक है, ये बोला गया। तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C क्या है, तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है ना, आर्थिक इनइक्वलिटी, उसको रोकने के लिए ये दो प्रोविजन है डीपीएसपी में, जो कि ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39B, और 39C क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेस, है ना। तो आप देखे होंगे कि जब लैंड रिफॉर्म्स किया गया होगा तो कहीं ना कहीं जो रिच वर्ग है जिनके पास जमीन ज्यादा थी, तो वहां से उठाकर गरीब वर्ग को दिया गया। किस लिए दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उसके साथ साथ आप देखिए जो टैक्स का स्लैब रहता है हमारा, कि भाई जिनके इनकम लेवल ज्यादा है उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा 30%, या जो भी स्लैब है। जिनके इनकम लेवल बहुत ही कम है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 3 लाख तक का आपको ईयरली इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है ये बेसिकली डीपीएसपी के ही तो प्रोविजंस हैं, है ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट इनके प्रोविजंस को लागू करने के लिए कुछ लॉ बनाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए अच्छी चीज है ना, वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छी चीज है। तो भाई अगर इसमें आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 19 को वायलेट करता है या फिर आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है, तो फिर हम कभी भी सोशल रिफॉर्म नहीं ला सकेंगे, हम कभी भी गरीबों की हेल्प नहीं कर सकेंगे, हम कभी भी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे, इनकम इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे अगर ऐसा होगा तो। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट कर दिया कि ठीक है भैया, पार्लियामेंट डीपीएसपी के इन प्रोविजंस को लागू कर सकती है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, ये सुपीरियर रहेगी एज कंपेयर टू दीज फंडामेंटल राइट्स। तो अब आपको पूरा खेल समझ में आया होगा कि चल क्या रहा था। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा डिटेल में गए तो पता चला कि 1, 1.5, 2 घंटे का ही लेक्चर चला जाएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट रहिए, जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा डिटेल में भी जाना है तो मैंने पॉलिटी के जो चैप्टर है अलग से मैंने उसका क्लास ले रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर प्रेसिडेंट, डीपीएसपी कैसे इवोल्यूशन हुआ, फंडामेंटल राइट सब के बारे में बता रखा है। आप बोलेंगे तो लिंक भी मैं साझा कर दूंगा, यू कैन गो वॉच विथ पीस एंड यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर। हालांकि इतना सफिशिएंट है फॉर योर मेंस, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देते चल रहा हूँ ताकि क्लैरिटी मिलता चले, बीच बीच में कोई अटकन ना हो और लटकन ना हो, क्योंकि आप आए हैं हमारे साथ तो कोशिश यही रहेगी कि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए।
फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या डाउट रहती है तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी मिलेगा। तो इतना डिस्कस करने के बाद अब आते हैं अगला मुद्दा, जो कि काफी गर्मा गर्म वाला मुद्दा रहता है, मसालेदार मुद्दा भी रहता है, पॉलिटिक्स में भी ये घूमता फिरता रहता है। जब भी इलेक्शन का मैटर आता है तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तीव्र हो जाती है, इसलिए न्यूज के आर्टिकल्स भी आते हैं, इसलिए आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस भी देखने को मिल ही जाता है। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपसे पूछा भी गया था और आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपसे बन पाएगा कि नहीं 2015 में, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और आगे पूछा ही जा सकता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डीपीएसपी। तो भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है, क्या रोड ब्लॉक्स है? आपको पॉजिटिव बातें नहीं पूछी गई कि अगर लागू हो जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा, ये तो भाई लिख ही सकता है, सेकुलरिज्म है, हार्मोनी है और बाकी कानून को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा, ये सब तो बातें हैं ही, लिख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया निगेटिव पर्सपेक्टिव में कि बताइए रोड ब्लॉक क्या है, चैलेंजेज क्या आ सकती हैं। ओके, तो आराम से आप लिखेंगे, इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। चलिए अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिक्स जो है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देते हैं। देखिए, हमारे देश में न जाने कितने धर्म हैं, ठीक है, जातियां भी हैं, और जो भी धर्म है या जाति हैं उनके मैरिज के अलग से कानून है, डाइवोर्स के अलग से कानून है, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो जायदाद का ट्रांसफर होता है उसके भी अलग से कानून है, महिलाओं के लिए भी अलग अलग नियम है, पर्सनल राइट्स इसको हम कहेंगे, ओके, फॉर वेरियस सेक्शंस और द रिलीजन्स। तो होता ये है कि अब कोई क्राइम किया, ठीक है, तो क्राइम किया तो पता चला कि भाई जो पर्सनल लॉज है वो उसको दूसरे पनिशमेंट की बात करता है, दूसरा धर्म का जो पर्सनल लॉज है दूसरे पनिशमेंट की बात करता है, या फिर मैरिज की बात है तो वो दूसरे प्रोसेस की बात करता है, डाइवोर्स है तो दूसरे प्रोसेस की बात करता है। तो आपको नहीं लगता कि इतने खिचपिच में लीगल हर्डल्स आ जाते होंगे, जुडिशरी परेशान हो जाती होगी, है ना? तो यही सब मामला आता है। और इसमें एक और बड़ा मामला आता है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर, जैसे एक ट्रिपल तलाक का मामला मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-3 साल पहले की बात है, ट्रिपल तलाक को बैन किया गया कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक में क्या प्रोसेस था कि भाई अगर आप 3 बार तलाक बोल देते हैं या लिख के दे देते हैं तो मान के चलिए कि वो तलाक हो गया, एक्सेप्टेड है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं। तो ये पर्सनल लॉज के ही कारण थी, ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में ये लॉ थी, पर्सनल लॉ आप कहेंगे, और ये प्रोसेस था। तो ऐसे में महिलाओं का अधिकार और जो फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है, आपको नहीं लगता कि कन्फ्लिक्ट में आ जाता था और महिलाएं इससे परेशान हो जाती होंगी? तो ये पूरा झंझट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत सारे पर्सनल लॉज आपको दिख जाते हैं। कहीं-कहीं आप देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में महिलाओं को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार तक नहीं है तो 50% भी नहीं है। जो सन और डॉटर्स है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये सब क्या है? ये सब कहीं न कहीं खिचपिच वाली सिचुएशन है और फंडामेंटल राइट्स हमेशा टकराव में आ ही जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या बोलता है आर्टिकल 14 कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस ऐसे करके बोला जाता है। फिर आप देखिए एक और इश्यू आ जाती है, एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि भाई धर्म का अधिकार है तो हमारा पर्सनल लॉ जो बोलता है वही होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई पर्सनल लॉ जो है वो ठीक है, वो राइट टू फ्रीडम देता है, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जा रहा है, लेकिन अगर महिलाओं का या फिर किसी अन्य माइनॉरिटी का राइट वायलेट हो रहा है पर्सनल कानून के वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो एक सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है। तो इसलिए ये सब मुद्दा जो डिस्कशन में आया, तो अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन बोला गया
कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि आज का ये मुद्दा है। एक्चुअली जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही ही गई है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो संविधान निर्माताएं हैं उनके विचारधारा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कह दी गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है, तो बहुत सारे कारण है, उसी को तो चर्चा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आ रही होगी, देख सकते हैं आप, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, बच्चे को भी अडॉप्ट करने के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग कानून दिख जाते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं दिख जाती हैं। ओके, ट्राइबल्स के भी अपने अपने हैं, इसलिए तो एक दिक्कत भी आती है, क्योंकि भाई ट्राइबल्स तो ऑटोनोमस रहना चाहते हैं। अगर उनमें हम जाके इंटरफेयर करेंगे, उनको बोलेंगे भाई तुम ये कल्चर नहीं, कल से तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करो, तो भाई प्रोटेस्ट भी हो सकता है। उनके जो ऑटोनोमस अधिकार दिए गए हैं संविधान से, वो भी तो कन्फ्लिक्ट में आ सकती है। तो बड़ा खिचपिच वाला मामला है भाई, इतना आसानी से, इसलिए तो इम्प्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल आता है। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन करेगा बाय रिमूविंग दीज रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिपेंसीज। अब बात करें आगे, तो इसके फील्ड में क्या कुछ आगे डेवलपमेंट हुआ, क्या पहले से कुछ कमीशन बने, क्या कुछ रिकमेंडेशन आया, जुडिशियरी प्रोनाउंसमेंट हुई? तो बिल्कुल हुई भाई, एक एक करके देखेंगे। और ये सब ऐसा नहीं कि सबके डिटेल में जाना है, बस जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर कंक्लूजन लिखेंगे तो आप एक एक कमिटी को लाइन से कोट कर दीजिए, सारे नहीं, एक भी कर देंगे, दो भी कर देंगे, तभी लगेगा हाँ भाई कहाँ कहाँ से ये लड़का पढ़ के आया या महिलाएं पढ़ के आई हैं, तो एक इम्प्रेशन जमेगा। इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, और जो मैं आपको टॉपर्स के माध्यम से पहुंचा भी रहा हूं शॉर्ट वीडियो में। तो आप उसे देखिए, जरूर देखिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। अगर अच्छा लगता है तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, शेयर करते चलना है सिंपल भाषा में। तो देखिए, एक है आपका लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840, जो यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की बात करता था, बट पर्सनल लॉज को ये कोडिफाई करने की बात नहीं करता था। ओके, अब ये कोडिफिकेशन वाला भी मामला बड़ा अलग है भाई। क्या है कोडिफिकेशन? तो देखिए, बात करें हिंदू लॉज की, तो आप समझिए कि मैरिज है, डाइवोर्स है, ठीक है, एडॉप्शन है, तो बहुत सारे जो होली टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो उस टेक्स्ट में इन सब के बारे में दिया गया, अलग अलग जगह पर दिया गया होगा। तो भाई अब जुडिशियरी के सामने बड़ा दिक्कत हो जाता होगा पहले के समय में, जब ये कोडिफाइड नहीं थी, कि भाई अगर कुछ एडॉप्शन वाला इश्यू आ गया तो भाई कहाँ से इसकी वैलिडिटी को जज किया जाए, मैरिज का इश्यू आ गया तो कहाँ से इसकी वैलिडिटी को जज किया जाए कि भाई सही है या गलत है। तो पहले अलग अलग जगहों पर मेंशन थी, तब इनको कोडिफाई करने का मतलब क्या, सबको एक जगह ला दो, एक जगह पिरो दो। जैसे जो आपका क्या कहते हैं, माला होता है ना, हार होता है, उसमें जो मोती होती है, तो एक साथ पिरो कर दो, कि बाद में कभी कुछ मैटर आता है इन सब पर्सनल इश्यूज को लेकर, तो जुडिशरी जो है आराम से उसे देखकर, उसे रिव्यू कर कर अपना जजमेंट दे सकती है। तो चीजें आसान हो जाती है, प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब आप प्रोसेस से चलते हैं, प्रोसेस से करते हैं, तो रास्ता आसान हो जाता है ना। घिचविच करेंगे तो घिचविच वाला ही सिचुएशन बनता है, सीधी बात है। तो ये था कोडिफिकेशन के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन, ये कब आया था, थोड़ा सा रिकॉल करिए। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो क्यों हुआ था? एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव था, अब इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन रिलीजियस पर्सपेक्टिव था ना। तो जब इतने विशाल लेवल पर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तब वहां के जो अथॉरिटी है, ब्रिटेन की अथॉरिटी, उनको लगे कि भाई जहां भी अगर हम रिलीजियस मैटर पर इंटरफेयर करते हैं, ये लोग हावी हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोक्लेमेशन में साफ साफ कह दिया गया था कि हम जो है आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर फिर से करते तो फिर मान के चलिए कि और ज्यादा ये परेशान होते, फिर से भविष्य में रिवोल्ट झेलना पड़ जाता। ओके, फिर है BN राव कमिटी 1941, जो हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए स्टेब्लिश किया गया था बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल लॉ।
ओके, तो ये कुछ कमिटी रिकमेंडेशंस फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो देखिए डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया, इंडिकेटेड द एस्पिरेशन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ये याद रखेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछा गया डायरेक्टली कि भाई कौन सा आर्टिकल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, आर्टिकल 44 है। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतना आर्टिकल तो आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया, दैट कोडिफाइड लॉ फॉर इंटर स्टेट सक्सेशन among द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1950 और जो इंटरकास्ट मैरिज सब की बात करता है, एंड इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिविल मैरिजेज आउटसाइड रिलीजियस पर्सनल लॉ। तो उसके लिए स्पेशल मैरिज, नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल मैरिज का मतलब ये हुआ कि भाई डिफरेंट रिलीजन के बीच या डिफरेंट कास्ट के बीच अगर होता है तो कौन से नियम लागू होंगे, ये आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ओके, ये सब चीज हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है ना, ये जुडिशरी में एक केस चला था, शाहबानो केस, एंड आई थिंक कि यू आर अवेयर ऑफ दिस केस। 1958 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वर्डिक्ट दिया, तो अल्टीमेटली उसमें ये भी सजेस्ट किया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो विचार करे, वो सोचे कि हमें आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ से एक एडिशनल पॉइंट आपको सपोर्ट में मिल गया कि भाई जुडिशियरी ने भी हरी झंडी दे रखी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पहला फैक्ट। दूसरा है आपका सरला मुदगल केस 1995, इट ऑल्सो एड्रेस द इश्यू ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब ये हुआ कि भाई एक व्यक्ति है, उसके दो बीवी है, वो हो गया बाइगेमी। ठीक है, पॉलीगमी मतलब एक लड़का और एक लड़की, बाइगेमी मतलब मोर देन वन वाइफ। ओके, हालांकि हिंदू कम्युनिटी में ये चीजें लीगल नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, जो ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। इस पर तो कानून भी है और इसका अलग ही मुद्दा चलता है, ये अलग से ही टॉपिक है, बट इसमें कवर नहीं किया गया है। वैसे पुराना हो गया ये मुद्दा, अब लौटता नहीं है, तो करंट अफेयर्स में आएगा कभी तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। बेसिक तो पता है ना आपको, अगर बेसिक पता है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है, कभी भी आएगा तो कर देंगे डिस्कस। ठीक है, चिंता नहीं करना है। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका न्यूज में है, फिर से उत्तराखंड मेक्स हिस्ट्री विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात आपने सुनी भी होगी और आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, अगर आपने 2023 2024 का प्रीलिम्स पेपर लेट से दिया था तो, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो वैसे तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही और बहुत पहले से लागू है, आई थिंक आजादी के पहले से ही लागू है वहां पर। लेकिन उत्तराखंड जो है आजादी के बाद पहला राज्य है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, उसके लिए कानून लेकर आया है। बाकी स्टेट जो है, कुछ कुछ राज्य, सारे नहीं, कुछ कुछ राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लाया नहीं गया है, कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज पर अटका हुआ है, या फिर ऐसे ही पॉलिटिकल मोटिव से अटका हुआ है, बहुत सारे हो सकते हैं सिचुएशन। वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दैट पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल एजेंडा। मेरा फोकस है कि भाई जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो Uttarakhand became the first state in India to pass a uniform civil code bill, and this legislation aims to establish common set of law governing personal law like marriage, inheritance, property rights। तो सारा खेल वही है जो हमने बताया है, चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर। तो कुछ प्रोविजंस देखिए, एक है आपका एप्लीकेबिलिटी, तो उत्तराखंड के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ट्राइबल को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स को ऑलरेडी प्रोटेक्शन संविधान की तरफ से है और ट्राइबल्स जो है वो अपनी ऑटोनोमी में ही जीना रहना, अपने कल्चर में ही रहना पसंद करते हैं, तो डिस्टर्ब उनको नहीं किया जाता है जनरल। एक बात ये हो गई। दूसरा है आपका रजिस्ट्रेशन, तो देखिए अगर मैरिज किया गया है तो 60 दिन के भीतर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं
तो 1 मंथ के भीतर रजिस्टर करवाना पड़ेगा एंड इट एक्सक्लूड करता है एलजीबीटी कम्युनिटी को। लिव इन रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई शादी के बिना लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं टू अंडरस्टैंड फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि हाँ आगे हम शादी कर सकते हैं या नहीं, वो विचारधारा समझने के लिए ये कंसेप्ट आजकल काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया जाता है ये। ओके, उसके बाद देखिए मैरिज प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगैमी, निकाह हलाल, ट्रिपल तलाक इसको बैन करता है। निकाह हलाल क्या होता है ये एक अलग से थोड़ा सा आप क्यूरियोसिटी के लिए सर्च कर सकते हैं गूगल में। ये कहीं ना कहीं अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो 5-10 मिनट खिंचा जाएगा, तो आप थोड़ा सा खुद से सर्च करिए। थोड़ा इन सब प्रैक्टिसेस को समझना जरूरी है, तभी आप बारीकियों को समझ सकते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं, दिक्कत कहाँ है, वोमेन से रिलेटेड इश्यू कहाँ आ रही है। अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो चीजें समझ नहीं पाएंगे और बाद में क्लैरिटी नहीं आएगी और एग्जाम्पल भी याद नहीं आएगा। तो थोड़ा सर्च करिए, जहां जहां मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा काम अपने तरफ से भी करने का प्रयास करेंगे। ओनली डिपेंडेंट ऑन मी और एनी अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। थोड़ा थोड़ा प्रयास आप भी करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास आप भी करते चलिए। उसके बाद देखिए चिल्ड्रन राइट्स की भी बात की गई है, लाइक इट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम अवॉइडेबल मैरिज, यानी कि जो मैरिज जो है इलीगल हो गई है, तब भी चिल्ड्रन को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात करता है कि भाई चिल्ड्रन का क्या दोष है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप के कारण भी अगर चिल्ड्रन हो जाते हैं तो फिर उसको लीगल रिकॉग्निशन की बात कही गई है। फिर देखिए इनहेरिटेंस यहाँ पर क्या है, जो सन है डॉटर से उनको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात कही गई है एंड इक्वल इनहेरिटेंस राइट। तो ये कुछ कंटेक्स्ट मैंने बताया, ये करंट अफेयर्स है, इसलिए यहाँ पर आपका करंट और स्टैटिक दोनों कवर हो रहा है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि भाई क्या छूट रहा है क्या बच रहा है, एक एक करके आपको पूरा समस्या का समाधान मिलेगा एट वन शॉट। उसके बाद देखिए जरूरत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेंस के लिए। तो एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, एक पर्सनल लॉज रहेंगे फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं किसी किसी धर्म में, जो महिलाओं के अधिकार को हनन करता है या फिर माइनॉरिटीज के अधिकार को हनन करता है, तो वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो सकता है। जैसे हेरिटेज वाली बात है, इनहेरिटेंस वाली बात है ना, तो डिस्क्रिमिनेटरी वहां दिखता है कहीं कहीं पर। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी, मैंने आपको बताया जेंडर बेस्ड बाइसनेस कम होगा और इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। सेकुलरिज्म मजबूत होगा, अब इसके बारे में तो ये पूरा चर्चा ही सेकुलरिज्म पर है। फ्रीडम ऑफ चॉइस आप देख सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा टू चूज देयर पार्टनर्स विदाउट रिलीजियस और कास्ट रेस्ट्रिक्शन। तो सिंपल मतलब है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज और जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो हो सकता है वो प्रमोट हो अपने अनुसार, जो भी महिला है या पुरुष है वो लड़का या लड़की अपने लिए चुन सकते हैं, पार्टनर्स चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटेक्टेड वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी, जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज के कारण डिसएडवांटेज है, परेशान है। उसके बाद देखिए इट आल्सो मार्क्स फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी लाइक इंक्लूसिव सोसाइटी मूविंग बियॉन्ड द रिलीजियस एंड कास्ट डिविजन्स। तो ये पूरा जो है इम्पोर्टेंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो संविधान निर्माताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उसके एस्पिरेशंस को भी फुलफिल किया जा सकेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट संविधान के प्रोविजंस में दिया गया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, जुडिशरी के ने भी बेसिकली हरी झंडी दिखा दी है। तो ये कुछ आप अलग से भी पॉइंट लिख सकते हैं, नो इश्यू। अब देखिए चैलेंजेस एंड इश्यूज क्या है, तो एक तो ये हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आपका डीपीएसपी है वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आता है, सबसे बड़ा टक्कर तो यही आता है। फिर कल्चरल राइट्स ये भी एक आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर टसल चलता है, लड़ाई चलते रहती है इसमें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड माइट सीन एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द रिलीजियस फ्रीडम restricting the personal matters which is traditionally governed by religious code। फिर है माइनॉरिटी एप्रीहेंशंस। माइनॉरिटी एप्रीहेंशंस क्या है कि देखिए अभी क्या है, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेट करता है हमारे देश में,
और माइनॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करता है। तो ये एक एप्रीहेंशन बना रहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं जो हिंदू के पर्सनल लॉज या पर्सनल प्रोविजन है उसको ज्यादा वैल्यू दे दिया जाएगा, बाकी अदर जो रिलीजन के वैल्यूज है या पर्सनल लॉज है उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये एप्रीहेंशन लगता है। उसके बाद देखिए थ्रेट टू डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को थ्रेट कर सकता है क्योंकि हमारे देश में रिच कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और ये सदियों से चलते आए हैं। फिर देखिए ड्राफ्टिंग डिफिकल्टीज, जो आपका कानून है उसको ड्राफ्ट करना एक मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक सहमति बना पाना जो भी विभिन्न रिलीजियस कम्युनिटीज हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो व्यू पॉइंट्स निकल कर आएंगे डाइवर्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं। फिर देखिए लॉ कमीशन का स्टैंड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जो लॉ कमीशन है ना 2018 में, इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लॉ कमीशन ने बोला एक्चुअली, और ये काफी तगड़ा आपको जो है अगेंस्ट यूसीसी में यूज करने का मौका मिलेगा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो भी पर्सनल लॉज है उसको कॉडिफाई कर दीजिए। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है लाइक बैलेंसिंग राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 विद द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन आर्टिकल 25, या फिर डीपीएसपी भी ले लीजिए। तो ये जो है चैलेंजेज है और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का भी जवाब आपको यहीं पर मिल रहा होगा। तो मिल रहा है तो जल्दी से आप लाइक ठोकिए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक आए होंगे तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब तो जरूर कर रखा होगा, बस शेयर नहीं किया होगा तो शेयर जरूर करिए, शेयर करिए, ठीक है। अभी थोड़ा पॉज करके शेयर करिए लेकिन करिए जरूर। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए पिशेबल अप्रोच, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्दबाजी से हड़बड़ी से वन शॉट पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्लोली स्लोली जो है प्रोविजंस को लाना चाहिए ताकि जो जनता है, जो सोसाइटी है वो भी अडॉप्ट कर सके। अचानक से इतना बड़ा चेंज सोशल और रिलीजियस लेवल पर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है बिटवीन द कम्युनिटीज, एक अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इक्वलिटी एट द फोरफ्रंट होना चाहिए, यानी कि अगर लागू भी हो तो ये इंश्योर करे कि जो भी बातें कही गई हैं वुमेन को अधिकार, फिर इक्वलिटी होने चाहिए, फिर जो आपके पर्सनल लॉज है वो बैलेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी का डोमिनेट कर रहा है, माइनॉरिटी का सारा जो पर्सनल लॉज है खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ओपन डिस्कशन हो भाई, पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन होने चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें, जो वो सजेशन देंगे, लूप होल्स बताएंगे, क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, वो सब कुछ। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए यूसीसी, लाइक फेयरनेस, इक्वलिटी। तो ले देकर जो आप देख रहे हैं घुमा फिरा कर वही बातें बोली जा रही है, बस उसको पॉइंट में बताया गया है, सिंपल सा मतलब यही हुआ। तो आप देख सकते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड बी ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सेकुलर इंडिया। हाउएवर इस गोल को अप्रोच करना या फिर अचीव करना, इट रिक्वायर्स अ सेंसिटिव अप्रोच एंड कंसल्टेशंस एंड कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी इज आल्सो नेसेसरी। तो ये आपका कंक्लूजन पॉइंट हुआ। कीवर्ड देख लीजिए, जो आपका डीपीएसपी है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमें देखने को मिला। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है वैसे। नॉन जस्टिसेबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, कि भाई लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए देश को लेकर, तो वो आपको डीपीएसपी प्रोवाइड करता है। वेलफेयर स्टेट, ये प्रीलिम्स में पूछा गया है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अटैच कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने आपको बताना भूल गया, वैसे इसमें दिया भी नहीं है। जो डीपीएसपी है ना उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल, इंटेलेक्चुअल में। हालांकि जो हमारा संविधान है वो ऐसे कैटेगराइज नहीं करता है, वो तो आर्टिकल दे रखा है जिस प्रकार से अब ये पिंक येलो पेपर में आप देख रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स है ना उन्होंने सेग्रीगेट किया है बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। तो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है भाई, सामाजिक टाइप का।
तो आप देखिए आर्टिकल 38 जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो, ठीक है। फिर देखिए 39A फ्री एंड इक्विटेबल, मतलब फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। भाई गरीब है तो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो आ, वो कैसे कोर्ट कचहरी के केस लड़ सकेंगे, तो उनके लिए क्या है, फ्री लीगल एड कि हाँ भाई आपके लिए गवर्नमेंट जो है वो वकील हायर करेगा, जो है खर्च वो गवर्नमेंट बेयर करेगा। ये सब कुछ प्रोविजंस है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है, ये तो आपको भी पता चल रहा होगा, आप भी जानते होंगे। तो ये चीज़ है। तो 41, 42, 43, 43A, 47 ये सब आपका सोशलिस्ट आ गया। गांधीयन में देखिए आपका दिया गया है जो गांधी जी के फिलोसफी पर आधारित है, 40, 43, 43B, 47, 48। फिर देखिए लिबरल प्रिंसिपल दिया गया है आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, जरूर थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, पूछ रहे हैं तो थोड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं राइट टू हेल्थ के मैटर पर। उसके बाद आपका ये जो है डीपीएसपी का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा 1 घंटे के भीतर भीतर। तो देखिए राइट टू हेल्थ का मतलब क्या हुआ भाई, जो स्वास्थ्य है भाई, मानव शरीर है, बीमारियां आ सकती है ना, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो वंचित है, शोषित है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, वो एक डिग्निफाइड लाइफ कैसे जी सकेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोविजन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि भाई जो आ, आ, गरीब लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको संसाधन दिया जाए, इम्पावर किया जाए। तब तक किया जाए जब वो एक वेल टू डू लेवल पर ना आ जाए। और जब वेल टू डू लेवल पर आ जाएंगे तो फिर सरकार जो है और दूसरे व्यक्ति को मदद करेंगी। जो अच्छा हो गया है उससे रिसोर्स खींच कर, जिनकी स्थिति खराब है उनके पास रिसोर्स ट्रांसफर कर कर, यही प्रोसेस है। पूरा सिस्टम यही इसी पर काम चल रहा है। जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करते हैं, वो पैसे आते हैं और उसके बाद हम गवर्नमेंट स्कीम में लागू करते हैं। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ओके, और भी बहुत सारे हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम आप यूज कर सकते हैं। तो क्या दिखाता है, सब तो वही खेल चल रहा है इधर से उधर। ओके, तो हालांकि हमने टॉपिक को दूसरे जगह पर लेके चले गए। अब आते हैं राइट टू हेल्थ पर। तो आप देखिए ये जो है आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 47 ये ऑब्लिगेशन प्रदान करता है, जिम्मेदारी देता है स्टेट को कि आप जो है राइट टू हेल्थ उसको इंश्योर करिए अमंग द सिटीजन, अमंग द पीपल। तो क्या कुछ एफर्ट चल रहा है राइट टू हेल्थ को लेकर, तो यहाँ पर भी वही बातें चल रही हैं। हालांकि आप करंट पार्ट इसे मान लीजिए, तो आप कभी भी ऐसे मुद्दे को संविधान के प्रोविजन से शुरुआत करिए, इट इज द बेस्ट वन। उसके बाद आप बोलिए कि भाई स्टेट लेवल पर भी काम चल रहा है, सेंट्रल लेवल पर भी काम चल रहा है, और प्राइवेट लेवल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल पर कैसे, तो आप देखिए प्राइवेट लेवल में रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। अभी जैसे बड़े बड़े बीमारी को लेकर वैक्सीन डेवलपमेंट होता है, जैसे कैंसर को लेकर आप देखिए, तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तो हेल्थ इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि पैसे लगते हैं, लेकिन हेल्थ तो डिलीवर हो रहा है ना, ये एक पॉइंट है। एफर्ट्स टुवर्ड्स राइट टू हेल्थ इन रिसेंट टाइम, एक तो कोविड वाले के समय में वैक्सीनेशन का ड्राइव चला था, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से आप एग्जाम्पल लिखिए। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ओके, और जन औषधि केंद्र आज जहाँ पर आपको सस्ते में दवाई मिल जाते हैं, जेनरिक मेडिसिन बट क्वालिटी वाले जो काम करते हैं। तो इससे कॉस्ट कम होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम लगती है, तो आपके पैसे बचते हैं और आप अपने बचे हुए पैसे को दूसरे जगह खर्च कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री में इलाज होता है या फिर सब्सिडीज पर इलाज होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ओके। फिर देखिए न्यूमेरिकल वैक्सीन, और जो आपके बचपन में आपने भी देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन है, डायफिटेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, है ना, जो हाथ में लगाए जाते हैं। तो वो सब भी तो राइट टू हेल्थ इंश्योर करने के लिए ही। पोलियो का भी एग्जाम्पल दीजिए भाई, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, जो अमिताभ बच्चन आते हैं ड्रॉप का एग्जाम्पल देते हैं, वो सब क्या है, राइट टू हेल्थ को ही तो इंश्योर कर रहे हैं। कहाँ से कंसेप्ट निकल कर आ रहा है, डीपीएसपी से, ओके। डीपीएसपी इसको आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से भी लिंक कर सकते हैं।
कि भाई अगर हेल्थ इंश्योर रहेगा तो बंदे की लाइफ इंश्योर रहेगी, और बंदे की लाइफ इंश्योर रहेगी तो डिग्निफाइड लाइफ भी बना रहेगा। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड में हम पढ़ रहे हैं। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो लिंकेजेस बिकम्स वेरी वेरी इजी, एंड यू कैन यूज एट मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल लोकेशंस एंड एट मल्टीपल आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इस प्रकार से आपका जो डीपीएसपी का पूरा टॉपिक है खत्म हो जाता है। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव, और आपको मजा आया कि नहीं। अपने इमोशंस के साथ जरूर शेयर करें। सो नाउ वी आर मूविंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, देखेंगे और इसे भी कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि सिटीजनशिप की बात करता है, उसको हम अगले क्लास में टैकल करने वाले हैं। एक दिन में ज़्यादा डोज देना नहीं चाहिए, अदरवाइज ओवरडोज हो जाता है तो चीज़ें आप भूलने शुरू कर देंगे। इसलिए स्थिर से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है। टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, बेझिझक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अभी तक हमने पूरा चर्चा किया, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ, प्रियम्बल के बारे में थोड़ा बहुत हमने बता दिया और थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही। उसके बाद हमने डीपीएसपी पर आ गए। अब ये सब कुछ तो हो गया, ये सब स्टेट को जिम्मेदारी ये दे रहा है भैया कि स्टेट ये करिए, स्टेट वो ना करिए, स्टेट दिस, स्टेट डू दैट, स्टेट दिस एंड दैट, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि ये बोला जा रहा है कि भाई जनता जी, आप क्यों बैठे, आपको भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, आपको कुछ करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसे ही बस राइट का पूरा रट लगा कर रखे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जहाँ पर सिटीजन्स को कुछ जिम्मेदारी दी गई है संविधान की तरफ से कि ये लीजिए कुछ जिम्मेदारी वाले प्रोविजंस है, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो इससे फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर होगा, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट कम होगा, और जो हमारा देश है कंटिन्यूस तरक्की की दिशा पर चलेगा, सोशल हार्मोनी बनी रहेगी, इकोनॉमिक बैलेंस बना रहेगा, बहुत कुछ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन खास बात ये है जानने की कि ओरिजिनल संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट नहीं दिया गया था, इसको बाद में इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। और उस दौरान आप ध्यान देंगे कि 1976 का पीरियड था, उस समय इमरजेंसी चल रही थी, तो ऐड जब किया गया तो कौन प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। अब सवाल उठता है कि क्या भैया फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग से डालना जरूरी था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब नहीं है, क्या जनता को पता नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मतलब कुछ ड्यूटीज है वो पालन किए जाने चाहिए, एक सवाल तो ये भी उठता है। तो एक्चुअली इसे एक्सप्लिसिटली डाल दिया गया। वैसे तो संविधान में इतने अच्छे प्रोविजंस दिए गए हैं कि इनडायरेक्टली बहुत कुछ इम्बाइब है, लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर बता दिया जाता है तो कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक चर्चा भी आया ना, प्रियम्बल में जो आपका सेकुलरिज्म या फिर जो इंटीग्रिटी, ये सब जो शब्द है, खासकर सेकुलरिज्म वाली, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वाली, तो इसको हटा दिया जाए। ये आपका कुछ पिटीशन चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी मामला आया कि नहीं भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक्सप्लिसिटली मेंशन है तो क्या हुआ, चाहे वो इम्प्लिसिटली मेंशन किया जा रहा था या एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, तो दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सब जजमेंट पर भी आप गौर करते चलेंगे, और जो अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में बताया है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है और लेटेस्ट एग्जाम्पल यूज करने से मजा भी आएगा, और एग्जामिनर सबको भी पता रहता है चीजें। ओके, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान को संशोधन करके डाला गया, और ये पार्ट 4A में इंसर्ट किया गया है, और इसमें मात्र एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। तो आप देखेंगे जहां पर आपका डीपीएसपी खत्म होता है आर्टिकल 51 में, उसके बियॉन्ड 51A डाल दिया गया, और इसके अंतर्गत आपको टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएंगे। हालांकि इसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट तो नहीं दिए गए हैं, हमने अलग से यहाँ पर लिस्ट आपके लिए दे रखा है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे जूम करके, मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, और आप पॉज करके एक बार जरूर पढ़ें क्या क्या बातें की गई हैं। और ये ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर सब के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो होप यू हैव सीन दिस। तो ये हो गया, अब 11 आर्टिकल्स हैं, एक बार मैं ही आपको पढ़ देता हूँ।
देखिए आप, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियल्स इन इंस्टीट्यूशन, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, realize and follow the essential ideals of secularism, democracy, and non-violence, to preserve the culture and heritage, to protect the sovereignty, unity and integrity, एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसको प्रोटेक्ट करना है। आप देखिए ये प्रेम्बल में भी आपको दिया गया है, ठीक है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लेक रिवर्स हो गए, है ना, इन सब का ख्याल रखने की बात बोली गई है। टू अवॉइड डर्टी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति, सिटीजन जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में वो एक्सीलेंसी हासिल करे, प्रोग्रेसिव रहे, इसकी बात इसमें की गई है। तो मतलब जनता के लिए ही तो ड्यूटी है। क्या दिख रहा है आपको, ये सब जनता के लिए है। ओके, और अब ये सब हो गया पार्ट 4A आर्टिकल 51A। बट खास बात क्या है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि आप जुडिशरी के पास डायरेक्ट जाएंगे और बोलेंगे ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, माना नहीं जा रहा है, तो जुडिशरी आपको वहां से रिटर्न टिकट दे देगा, है ना। तो ये एक मोरल एंड इथिकल गाइडलाइंस है फॉर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है आर नॉट इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो इन्फोर्स करवा सकती है, भाई कानून ला सकती है, ऐसे ही डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, वो कानून के माध्यम से ला सकती है और करती भी है। जैसे नेशनल फ्लैग के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति नेशनल फ्लैग का अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसके लिए सजा का प्रोविजन है। नेशनल एंथम की अवहेलना करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रोविजन है। तो ये गलत दिया गया है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक्चुअली ये इन्फोर्सेबल है लॉ के माध्यम से, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि बस डायरेक्टली हम चले गए लिस्ट लेके संविधान का और बोले कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसे नहीं होगा। तो अगर हम बात करें फीचर्स की, तो देखिए 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने आपको बता दिया कौन सा अमेंडमेंट, प्रीलिम्स याद रखना है। उसके बाद ये जो है पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति और सामाजिक मूल भाव को प्रमोट करता है। सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हम लोग एक है, हम लोग एक देश के नागरिक है, राष्ट्रीय एकता है हमारे साथ, हमारे बीच। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये बयां करता है, ठीक है। ड्यूटीज क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही तो है दूसरे व्यक्ति के प्रति, अपने प्रति भी है, दूसरे व्यक्ति के भी प्रति है। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है या फिर नेशनल फ्लैग है, एंथम, इन सबको रेस्पेक्ट करना है। सोशल हार्मोनी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस की भी बात इसमें कही गई है। और इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्ट्राइविंग, कि भाई जो इंडिविजुअल्स है वो प्रोग्रेसिव रहे और अपना विकास की दिशा में हमेशा अवगत रहे और आगे विकसित होता रहे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स अगर कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इज सप्लीमेंटिंग द रोल ऑफ द अदर इन एस्टेब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट। ये तो फंडामेंटल, ये तो डीपीएसपी के बारे में बताया है। एक्चुअली ये है ना कि जुडिशरी जो है वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज से हेल्प लेती हैं, अगर किसी जजमेंट में उनको और उदारवादी विचारधारा चाहिए तो ये है, ओके। और हाँ, कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना अगर कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो उसको भी प्रायोरिटी दिया जाता है, सब क्षेत्र में नहीं, कुछ कुछ में। तो बेसिक प्रिंसिपल तो यहाँ पर भी लागू होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो फीचर है। अब आते हैं दूसरा मुद्दा जो कि है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड ड्यूटीज। तो राइट्स क्या है, आपको जो अधिकार मिला है, बहुत सारे अधिकार आपको मिले हैं वैसे संविधान की तरफ से, फंडामेंटल राइट्स वाला। ड्यूटीज क्या है, जिम्मेदारी जो आपको निभानी है दूसरे के प्रति। तो अब एक बार आप सोच कर देखिए कि आपको जो राइट्स मिला है उसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि ड्यूटीज साथ में अटैच है, कंप्लीमेंट्री है।
यानी कि राइट और ड्यूटीज अलग नहीं कर सकते, ये साथ साथ चलती है। थोड़ा सा पॉज करके इसको सोचिए, थोड़ा गहराई में सोचिए, एग्जाम्पल्स को लिंक करिए। अब आपने सोच लिया होगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि एक डिबेट चल रहा है भैया, और डिबेट में एक व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए हम ही बैठे हैं, और मेरा क्या आदत है कि एक बार शुरू होते हैं तो बंद होते नहीं है, मतलब बोलना शुरू किया तो फिर बंद हुआ नहीं। ठीक है, अब डिबेट का तो मतलब ये होता है कि भाई दोनों का मत सुनो। अब एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, वो बेचारा मौके के इंतजार में है कि ये कब चुप होगा कि हम शुरू हों। अब हम चुप हो ही नहीं रहे हैं, तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। दिक्कत आना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक तरफ हमें जरूर हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, लेकिन भाई दूसरी तरफ क्या है ना कि दूसरे का भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें बैलेंस रखना है, इनको भी तो मौका देना है। नहीं दिया तो इनका तो राइट का हो गया ना हनन। तो ये चीजें हैं, और ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। आप हमें एक दो सिचुएशन और लिंक करके जरूर बताएं, तभी हम जानेंगे कि आप कुछ सोच पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, एबिलिटी सब कुछ बढ़ रही है। और यही सब जरूरी होता है कि एक बार थिंकिंग डेवलप हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप बहुत सारे दिशा में अच्छे प्रोग्रेस कर सकते हैं और बहुत नई नई क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग का मतलब ही होता है क्रिएटिविटी। जितना आप डेप्थ में जा सकते हैं, सोच सकते हैं अच्छी चीजों के प्रति, उतना आप क्रिएटिव बनेंगे। ये पक्का है, फैक्ट है ये। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स क्या है। तो एक तो महात्मा गांधी का विजन भी रहा है, जैसे हिंद स्वराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने एम्फसाइज किया कि रियल राइट्स आर अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। भाई जो सचमुच में जो अधिकार है वो ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद ही आते हैं। ये आप कोर्ट में यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, बाकी जीएस के पेपर में आएंगे तो वहां तो यूज करना ही है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया, इट अंडरस्कोर्स दैट देयर इज अ इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज एंड दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई एक कॉइन है, उसमें आपका हेड एंड टेल है, तो इसको आप अलग थोड़ी ना कर देंगे। एक का हेड आएगा तो टेल छुपा रहेगा, टेल आएगा तो हेड छुपा रहेगा। तो ये भी उसी तरीके से दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, फिर देखिए हार्लोड लस्कीज पर्सपेक्टिव, ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। इन्होंने कहा है कि वन मैन्स राइट इज आल्सो हिज ड्यूटी, जो हमें अधिकार मिला है वो ड्यूटी भी है। तो ये कोट जो दिए गए हैं इसको बहुत सारे जगह पर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पर, दैट विल बी गुड बेनिफिशियल। सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट्स आए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप देख लीजिए। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, इसमें ये बोला गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज टू द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद एक और केस है रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 में, आर्ग्यूड दैट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू बोथ लीगल एंड सोशल सैंक्शंस, तो इन्फोर्स किया जा सकता है, ऐसा बात बोला गया जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बेनिफिट्स क्या है सिंक्रोनाइजिंग राइट्स एंड ड्यूटी का, तो मतलब अगर राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों बैलेंस में चलते हैं तो एक तो ये है कि जो ड्यूटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिमाइंडर्स है। अगर आपको ड्यूटीज पता है तो आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू, व्हाट शुड टू अवॉइड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंडर है ना कि भाई हमें पता है कि एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, दिमाग में आ गया एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, तो हम कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं करेंगे, कचरा तो नहीं फैलाएंगे, गंदगी तो नहीं फैलाएंगे, तो ये चीजें आ जाएंगी। फिर देखिए सेफगार्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज, तो भाई अगर हम ड्यूटी निभाते हैं तो इसका मतलब यही कि दूसरे के जो राइट्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या होता है, सोशल कैपिटल के बारे में समझते हैं, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये अच्छा कीवर्ड है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ, अच्छा कीवर्ड है। तो सोशल कीवर्ड का, सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई जो समाज में लोग रह रहे हैं ना, उन सब के बीच ट्रस्ट कितना है, व्हाट इज द ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। एंड जितना ज्यादा सोशल कैपिटल रहेगा उतना उस सोसाइटी में प्रोग्रेसिव आएगी, उतना कन्फ्लिक्ट कम रहेगा और उतना वो जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी। अगर सोशल कैपिटल नहीं है तो लड़ाई झगड़े हर दिन होते रहेंगे और हर दिन खींचातानी रहेगी और कन्फ्लिक्ट बना रहेगा और मेंटल स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए सपोर्टिंग स्टेट गोल्स एंड वॉलेंट्री सर्विसेज, ये भी है। उसके बाद देखिए पीस एंड हार्मोनी, ये तो आता ही है, बाय प्रोडक्ट ही है आपके ड्यूटीज को फॉलो करने का, पीस एंड हार्मोनी। तो अब बात करते हैं चैलेंजेज क्या आ जाती हैं बैलेंसिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। एक है आपका कि भाई जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वैसे तो क्रुशियल है, बट अचीविंग ए परफेक्ट बैलेंस कैन बी चैलेंजिंग, जैसे जस्टिशियबिलिटी वर्सेस इन्फोर्समेंट। ये मैंने आपको बताया, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली जस्टिसेबल, मतलब लीगली जस्टिसेबल नहीं है, एंड इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कानून के माध्यम से तो है। हालांकि जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, वो तो आपका इन्फोर्सेबल भी है, जस्टिसेबल भी है, ठीक है। इसीलिए जो जनता है इसे सेकेंडरी ट्रीट कर देती है। जैसे नहीं होता है कि आ, कोई घटना घटी, ठीक है, तो अगर वो काफी अजीब टाइप की घटना है तो उस पर आकर्षण चला जाता है, और अगर नॉर्मल जैसी कंडीशन है तो कोई उसको मुड़ कर नहीं देखता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, ये कहीं कहीं डिफर भी करती है, एंड समटाइम्स दे कम्स इन कन्फ्लिक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, कि भाई हमारे लाइफ के कॉस्ट पर भी हम डिफेंड करेंगे। लेकिन आप देखिएगा जो आपका आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो भाई हमारे डिसीजन में होना चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें। तो एक्चुअल में ये आपको यहाँ पर कंफ्लिक्ट होता हुआ दिखेगा। हालांकि इस पर उतना ज़्यादा ब्रॉडर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए वेगनेस एंड सब्जेक्टिविटी, कुछ ड्यूटी जो है वो पूरे क्लैरिटी से डिफाइन नहीं है, सब्जेक्टिव है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, एंड दैट कैन लीड टू क्लैशेस विद रिलीजियस बिलीफ एंड एस्टैब्लिश सोसाइटल नेम्स। राइट एज प्री कंडीशंस, मतलब सर्टेन राइट्स अगर हम फुलफिल करते हैं तो माइट बी प्री रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग ड्यूटी। जैसे ये राइट टू एजुकेशन है, ये हमारा अधिकार है, और अगर हम इसे फुलफिल करते हैं तो ये नॉलेज का अधिकार हमें देगा। और ये जो बात कही गई है अचीव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी, तो ये तभी हो पाएगा जब हम अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा शिक्षा ले पाएंगे, और अच्छा शिक्षा दीक्षा की बात जो है फंडामेंटल राइट्स में दी गई है ना। तो राइट्स एज प्री कंडीशन कहीं कहीं हो जाती है ना। मतलब ये लिख सकते हैं एज ए मटीरियल कि कहाँ पर चैलेंज आता है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये तरीका है एक प्रकार से पॉइंट निकालने का, अदरवाइज आपको पॉइंट मिलेंगे नहीं ज्यादा। ओके, तो क्रिटिसिज्म क्या है भाई, इनकम्प्लीट लिस्ट है, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए जा सकते थे। जैसे जिस रिकमेंडेशन से, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन से ये फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया, आई थिंक कि स्वामीनाथन कमिटी ही है शायद, तो उसमें कुछ अन्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी, लाइक राइट टू पे टैक्सेस, ये भी था एक। तो ये सब ऐड नहीं किया गया, ऐड किए जा सकते थे। उसी प्रकार से राइट टू, मतलब ड्यूटीज टू वोट, वोट देने का अधिकार, मतलब वोट देने का जो ड्यूटी है वो भी एक शामिल किया जा सकता था, बहुत सारे और हो सकते हैं। उसके बाद अनक्लियर वर्डिंग, कुछ ड्यूटीज जो है वो सब्जेक्टिव दिख रहे हैं, लीडिंग टू कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चनेबल इंक्लूजन है, कुछ का कहना होता है जैसा कि प्रियम्बल में भी ये चर्चा होती है कि एक्सप्लिसिटली करने की क्या जरूरत है, ये संविधान की अंतरात्मा में ही निहित है। संविधान इंटरनली इन सब चीजों की ड्यूटीज की बात करता है, जनता अवेयर है, तो ये भी एक है। उसके बाद लिमिटेड वेट, ये लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, इसकी जस्टिसेबल है नहीं, तो इसका जो इम्पैक्ट है लिमिटेड हो जाता है। हालांकि इसको इन्फोर्समेंट किया जा सकता है लॉ के माध्यम से। देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया ना वहां पर चीजें गलत लिखी गई हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। While not directly enforceable by law, find echoes in various existing legislation. Here are some examples, like Prevention of Insult to National Honors Act 1971, जो फिर देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, फिर इंडियन पिनल कोड 1860, जिसमें जो सेक्शन है लाइक अगेंस्ट थेफ्ट और वेंडलिज्म, अगर मूर्ति उर्ति तोड़ा जाएगा तो फिर सजा दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपको एक प्रोविजन भी मिल जाएगा, कहा गया
टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, भाई मूर्ति वूर्ति तोड़ना, वंडलिज्म करना, ये कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट ही है। फिर देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी वाली भी आ जाती है इसमें। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो बेसिकली अगर आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम करेंगे तो सजा मिलेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, दिस एक्ट सेफगार्ड्स फॉरेस्ट aligning with the duty to protect and improve the nature environment. Okay, so जो fundamental rights है which enshrined in the Indian Constitution, it is like moral obligation for all the citizens even though they lack direct enforcement. और कोविड-19 के दौरान आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे जो सिटीजन्स है उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को बाखूबी निभाया है, और कोविड-19 के समय जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर पेशेंट्स को ट्रीट किया। तो वो सब भी एग्जांपल है कि भाई जब ज़रूरत पड़े देश को तो आप आएँगे। ओके, तो ये पूरा टॉपिक रहा है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। आप देखिए क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, आप इसे यूज करिए। लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इलुसिडेट यानी कि इस स्टेटमेंट को इलोबोरेट करिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म लॉज। हालांकि इसको तो रिमूव कर दिया गया है आफ्टर द फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो ये बोला जा रहा है कि भाई जो भारतीय संविधान है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यानी कि यूनिटरी फीचर्स को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और उसको इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि इसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो सेंट्रलाइजिंग एग्जाम्पल देता है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं कि भाई इंडिया जो है क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी फेडरल में क्या होता है कि स्टेट को तो राइट दिए गए हैं संविधान से, यूनियन को भी संविधान से राइट दिए गए हैं, बट जो स्टेट बना है हमारा, इट इज नॉट वाया लीगल एग्रीमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ओके, तो जो सेंटर है या यूनियन है उसको थोड़ा ज्यादा पावर होती है। जैसे इमरजेंसी इंप्लीमेंट करना हो तो स्टेट का कोई रोल वहां पर नहीं रहेगा, या फिर लेट्स से कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वो भी है। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा जो है वहां से भी अगर कुछ अप्रूवल होता है, मेरे ख्याल से स्पेशल मेजोरिटी से स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए पास किया जाता है, तो फिर स्टेट सब्जेक्ट पर भी कानून बन जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, वो किसके हाथ में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने 4-5 बताया है, 12-15 भी हो सकता है। तो कुछ कुछ आपको पता है, याद है, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्या दिखा रहा है ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब ये तो हमने बताया एग्जाम्पल, लेकिन आपको किसके परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल देना है, एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897 इन सब के परिप्रेक्ष्य में। तो आप समझिए कि ये जो एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897 है, एक्चुअली ये करता क्या है कि भाई कोई एपिडेमिक्स आ गया, जैसे कोरोना आ गया था, तो भाई कौन डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, और ऑल लेवल पर आपका पूरा जो है वो बैन कर सकती है, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बैन कर सकती है। और कोरोना में ये भली भांति एग्जाम्पल देखा गया था। फिर वो जो है अलाउ भी कर सकती है, स्टेट को राइट्स भी दे सकती है कि आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके आप चीजें समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, इसमें क्या है, नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गठित की गई है। तो ये जो ऑल इंडिया लेवल पर मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, कोई भी डिजास्टर रिलेटेड इंसिडेंट को, इवेंट को जरूरत पड़ी तो मदद किया, एनडीआरएफ की टीमें हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उसके बाद आप इसके काट के रूप में लिख सकते हैं, हाउएवर देयर इज ए ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट बेस्ड ऑन द नीड एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। लाइक ये जो आपका एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट है, इसमें ये भी बोला जाता है कि स्टेट को जो है ऑटोनॉमी यूनियन गवर्नमेंट दे सकता है, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोविड का दे सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाले में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टेट लेवल जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो स्टेट लेवल पर सीएम चेयर करता है, और वो जो स्टेट लेवल के रिलेटेड जो डिजास्टर इश्यूज है वो हैंडल करता है। वहां पर ऑटोनॉमी रहता है, एसडीआरएफ की भी टीम होती है, लाइक एनडीआरएफ, तो जरूरत पड़ा तो एनडीआरएफ जो है एसडीआरएफ को मदद करता है।
तो ऐसे करके आप बैलेंस करिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो है सेग्रीगेशन करता है, इट इज़ लाइक कोलैबोरेशन, ठीक है? कोऑपरेशन, ये प्रमोट करता है, तो बैलेंस करके यहाँ से निकल कर आंसर कंक्लूड करिए, काम खत्म। तो ये पूरा जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया और लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं, टाइम भी दिख रहा है हमें और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड कोशिश करिए कि जो पीवाईक्यूज हैं उसको एक बार आप देखिए और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उससे भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसके साथ-साथ ये जो है डीपीएसपी के प्रोविजंस, आर्टिकल्स उन सब को भी देखिए और याद रखिए, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ डू लाइक और बताइए हमें कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आनंद आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं? उसके बाद अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट अगले लेक्चर में, जो चैप्टर नंबर 7 है सिटीज़नशिप वाला और ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, सोचे थे आज भी कर लें लेकिन ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके लिए इसलिए आई एम इग्नोरिंग दैट। उसके बाद देखिए शेड्यूल एंड ट्रैवल एरियाज़ आ जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक। उसके बाद इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर ये सबसे बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे चैप्टर का लेंथ भी बड़ा ही होगा। तो ये पहले ही हम आपको बता देते हैं, बड़ा होने वाला है ना? उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंक्शनल ओवरलैपिंग, कहाँ-कहाँ ओवरलैप करता है फंक्शंस, कहाँ-कहाँ सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये सब दिए गए हैं। थोड़ा-सा पैम्पलेट अच्छा ही है, लेकिन कुछ-कुछ इश्यूज़ कहीं न कहीं गायब है। वो तो चलिए हम आने वाले समय में उसको कवर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।